हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, हम 12th अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा के जो पेपर है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो है हमारा 2013 में जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आया था उसको हम करने वाले, सॉरी 12 का। अभी तक हमने 10, 11 तो कर लिए और आज की जो हमारी क्लास है 2012 का जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। एक और बात, अभी तक मैंने जो 10 और 11 के जो ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे। और भी यदि आप लोगों की कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उन बातों को भी उसमें शामिल कर सकूं और आपसे चर्चा कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सही विकल्प में पहला वाला कोर्स के बाहर है, दूसरा है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। तो फर्म एक साझेदारी फर्म है और यदि कोई साझेदार आहरण करता है, व्यक्तिगत कार्य के लिए आहरण करेगा, तो फर्म उस आहरण पर ब्याज लेगी। इसका मतलब जो आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या है, वो एक प्रकार का लाभ होता है। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है, एक लाभ है। फिर औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को क्या किया जाता है। तो औसत लाभ मतलब पिछले वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। तो पिछले मान लो 5 साल का औसत निकाला है, तो 5 साल, ऐसा संभव नहीं कि हर साल यदि लाभ ही होगा। यदि मान लो किसी वर्ष हानि हो गई तो फिर 4 साल का लाभ जोड़ा जाएगा और एक वर्ष जो हानि हुई है उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा और भाग पूरे 5 का दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानि हो, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें कि पहले वाले वर्ष में 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दूसरे वर्ष में 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, चौथे वर्ष में 5,000 की हानि हो गई। तो हम तीसरे वर्ष में मान लो उनको 5,000 की हानि हो गई, तो ये 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 15,000 का लाभ हो गया और 25,000 रुपये का लाभ हो गया। तो ये जो 5,000 एक लॉस हुआ है, भाग तो पूरे 5 का दिया जाएगा, लेकिन 4 वर्ष का लाभ ये जुड़ेंगे और 5,000 रुपये उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। क्लियर। फिर है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। भाई, जब साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, नया साझेदार, तो वो पूंजी लेकर आता है और ख्याति के लिए प्रीमियम राशि लेकर आता है। तो ये दोनों यदि नगद लाएगा, तो व्यापार में जब भी नगद पैसा आता है तो रोकड़ खाता डेबिट होता है, और पूंजी लाएगा तो उसके पूंजी खाते में जमा हो जाएगी, प्रीमियम राशि आएगी तो प्रीमियम खाते में जमा हो जाएगी। इसका मतलब रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार की पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से, या कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा कि यदि नया साझेदार अपने ख्याति की राशि रोकड़ में देता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। कौन से खाते में करेंगे, रोकड़ खाते में डेबिट करेंगे। नगद लेकर आ रहा है तो रोकड़ खाता डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वसूली खाता है, ये मैंने कल भी बताया था कि लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता, ये तीनों जो खाते हैं ये किस प्रकार के खाते हैं, ये अवास्तविक आते हैं, है ना। अवास्तविक को ही हम नाम मात्र बोलते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो नाम मात्र शब्द आया ही नहीं है, तो अब क्या लिखे। तो ये अवास्तविक को ही हम नाम मात्र बोलते हैं। ये 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र। तो जो नाम मात्र की जगह हम अवास्तविक भी बोलते हैं उनको। ठीक है, क्लियर। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम रिक्त स्थानों में चलेंगे। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला जो दिया गया है वो है, हमारे कोर्स के बाहर है, साझेदार का फर्म से खालिस्तान एवं खालिस्तान का संबंध होता है। तो साझेदार एक तो वो व्यापारी भी है और साथ में मालिक भी है। मतलब साझेदारी का मतलब होता है कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो कम से कम 2, 3, 4
लोग मिलकर व्यापार कर रहा, तो एक तो वो उस व्यापार का साझेदारी फर्म का मालिक भी है, और यदि कहीं बाहर काम, कहीं कुछ साझेदारी फर्म से रिलेटेड कोई सौदा करने जा रहा है, तो वहाँ पर वो फर्म का प्रतिनिधि का काम कर रहा है। तो वो प्रतिनिधि भी है, मतलब एक प्रकार से सेवक भी है और स्वामी भी है। ठीक है, तो साझेदार का फर्म से सेवक एवं स्वामी का संबंध है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो क्या है, एक सेवक भी है और स्वामी भी है, प्रतिनिधि भी है और मालिक भी है। जैसे सेठ, सेठ दुकान पर बैठता है और अपना जो कोई नौकर है उसको बाहर वसूली करने के लिए भेजेगा, तो जो नौकर जा रहा है सेठ की तरफ से उसका प्रतिनिधि बन के जा रहा है। तो ऐसे जो साझेदार है वो कहीं एक साझेदार इधर गया, दूसरा साझेदार वो काम करने गया, लेकिन वो सब कर रहे हैं किसके लिए, अपनी फर्म के लिए कर रहे हैं। तो वो मालिक भी है और रिप्रेजेंटेटिव भी है, मतलब स्वामी और सेवक का संबंध है उनके बीच में। फिर यह दायित्व में कमी, फर्म का खालिस्तान होता है। तो ये किससे रिलेटेड है, पुनर्मूल्यांकन खाते से रिलेटेड है, ये भी हमने कल समझा था। पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट पक्ष हानि पक्ष है और क्रेडिट पक्ष लाभ पक्ष है। हानि पक्ष मतलब संपत्तियों के मूल्य में कमी होगी तो हानि है, इसी प्रकार से दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होगी तो हानि है, और लाभ पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो लाभ और दायित्वों में कमी होगी तो लाभ। अब यहाँ पर पूछा है दायित्वों में कमी होना, तो दायित्वों में कमी होना मतलब ये क्या है, ये लाभ है। तो दायित्वों में कमी होना फर्म का क्या होता है, ये लाभ होता है। ख्याति पर खालिस्तान नहीं लगाया जाता, ये कल भी हमने देखा था कि ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। ये तो हमारे कोर्स के बाहर है ये वाला। चलिए आगे बढ़े फिर हम। ऋण पत्रधारी, अभी ऋण पत्रधारी कौन होते हैं भैया, तो ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। मतलब ऋण पत्रधारी कंपनी के कौन हुए, ऋणदाता मतलब ऋण देने वाले। कंपनी ने इन लोगों से ऋण लिया है तो कंपनी को ऋण देने वाले हुए। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, फिर ऋण पत्रों का जब निर्गमन किया जाएगा तो हर एक जैसे अंश की वैल्यू होती है कि 100 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 200 रुपए का, ऐसे ऋण पत्र की भी एक फेस वैल्यू होती है। तो 50 रुपए का, 100 रुपए का जो भी ऋण पत्र होगा। अब मान लो कंपनी को ऋण अर्जेंट चाहिए और मार्केट में इतनी अभी कंपनी की वैल्यू नहीं है कि कोई भी ऋण पत्रों को आसानी से खरीद लेगा और कंपनी को ऋण दे देगा। ऐसी कंडीशन में क्या करती है कंपनी, 100 रुपए का ऋण पत्र को 90 रुपए पर जारी करती है, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट देगी। अब कंपनी को इस पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो ये ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है ये एक प्रकार की क्या है, ये कृत्रिम संपत्ति है। ये लॉस जो होता है ये एक प्रकार का ये संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है और बाद में इसको समायोजित किया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, तो ये पूंजीगत प्राप्ति है। ऋण पत्रों के निर्गमन से जो राशि मिलेगी वो बड़ी मात्रा में मिलेगी तो वो पूंजीगत प्राप्ति हो गई। फिर ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिकतम कटौती, तो अधिकतम कटौती हम 10% तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा कटौती नहीं दी जा सकती। ये 4 हो गया। और ऋण पत्रों को दर्शाया जाता है तो सुरक्षित ऋण के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऋण पत्रों को किधर दिखाया जाता है, तो ऋण पत्र किस प्रकार के का ऋण है, ये तो सुरक्षित ऋण है, ये कंपनी के लिए सुरक्षित ऋण है। फिर है आगे बढ़ेंगे हम, सत्य असत्य की तरफ चलेंगे। तो सत्य असत्य में वही पहला तो हमारे कोर्स में नहीं है, साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य नहीं होता। फर्म के विघटन की दशा में व्यापार बंद हो जाता, बिल्कुल 100% राइट है। जब फर्म का विघटन होगा तो व्यापार बंद हो जाएगा। मान लो यहाँ लिखा रहता है साझेदारी का विघटन, तो साझेदारी के विघटन पर व्यवसाय बंद नहीं होता, फर्म के विघटन पर व्यवसाय बंद होता है, और ये सही है। वसूली खाता फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जाता है। भाई इंसान एक ही बार मरेगा ना, बार बार 10 बार तो नहीं मरता है ना, एक ही बार मृत्यु होती है। इसी प्रकार से फर्म का जो अंत है वो उसके जीवन काल में एक ही बार होगा, कई बार नहीं हो सकता। तो वसूली खाता कब बनता है, फर्म के समापन पर बनता है, और फर्म का समापन उसके जीवन काल में एक ही बार होगा। अब ये बोल रहे हैं कि कई बार होता है, इसका मतलब ये गलत है। वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक बार बनाया जाता है। एकाधिकार ख्याति में कमी करता है, तो ये गलत है। भाई एकाधिकार, आप आपके शहर में मान लो कोई वस्तु है वो एक ही दुकान पर मिलती है, तो इससे उसकी ख्याति बढ़ेगी, मतलब इससे उसको फायदा होगा, लाभ बढ़ेगा उसका।
तो एकाधिकार से उसकी ख्याति क्या होती है, बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये बोल रहा है कि एकाधिकार ख्याति में कभी करता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर एक शब्द में चलेंगे, तो पहला तो हमारे उसमें है ही नहीं। वसूली खाते में संपत्तियों को किस कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है? तो पहला सवाल, वसूली खाता कब बनाया जाता है? फर्म के समापन पर बनाया जाता है। कंपनी के फर्म के जीवन काल में एक बार बनाया जाता है। उसमें चिट्ठे में लिखी हुई संपत्तियों को डेबिट पक्ष में लिखते हैं और दायित्वों को, बाहरी दायित्वों को क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। तो संपत्तियों को उठा के हम वसूली खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, भाई वसूली खाते में ले आते हैं। तो चिट्ठा मतलब पुस्तक मूल्य, पुस्त मूल्य बोलते हैं। और उसी मूल्य, मान लो वहाँ भवन 50,000 का लिखा हुआ है चिट्ठे में, तो वहां से उठा के उसको वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिख देंगे 50,000 रुपये भवन। इसका मतलब कि वसूली खाते में संपत्तियों को किस कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है? तो पुस्त मूल्य पर। क्या लिखेंगे हम? पुस्त मूल्य। पुस्त मूल्य मतलब कि चिट्ठे की जो में वैल्यू जो दी गई है उसी मूल्य पर उसको इधर हस्तांतरित कर लिया जाता है। साझेदार की मृत्यु पर भुगतान किसको किया जाएगा? भाई साझेदार मर गया तो उसको मिलने वाला जो भी पैसा है किसको मिलेगा? उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, और वो भी किस रूप में से? कानूनी उत्तराधिकारी होंगे तो, क्योंकि ये सब मामले कैसे होते हैं? कानूनी होते हैं। तो उसने अपना उत्तराधिकारी जिसको घोषित किया होगा उसको मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा बैंक में सभी का अकाउंट है, ठीक है, बैंक में पैसा है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक में जो भी पैसा है वो पैसा बैंक किसको देगी? आप सीधा सीधा बोल दोगे कि उसकी पत्नी को मिलेगा, उसके बच्चे को मिलेगा, नहीं। जब हम अकाउंट खुलवाते हैं उस समय बैंक हमारे से नॉमिनी पूछती है कि आपका नॉमिनी कौन होगा। नॉमिनी का मतलब कि आपके नहीं रहने पर ये पैसा, हमारे जो आपके अकाउंट में पैसा रहेगा वो हम किसको दें? तो आप नॉमिनी में जिसका भी नाम लिखेंगे उसको मिलेगा। नॉमिनी का मतलब होता है कि कानूनी उत्तराधिकारी, आपने जिसको घोषित किया है वो। इसी प्रकार से साझेदार की मृत्यु पर उसको देय जो राशि है वो किसको दी जाएगी? तो यहाँ पर हम ऐसा सामान्य रूप से नहीं बोल सकते कि व्यक्ति सामान्य रूप से तो अपनी पत्नी या बच्चे को ही कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी बनाता है, लेकिन भाई यहाँ पर हम डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिख सकते। यहाँ क्या लिखा जाएगा? कानूनी उत्तराधिकारी को। साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है? वार्षिकी उचंत खाता। कौन सा खाता खोला जाता है? वार्षिकी उचंत खाता, एनुअल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और लेखांकन प्रमाणपत्र किससे संबंधित है? तो ये ख्याति से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? ये ख्याति से रिलेटेड है, गुडविल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने आज जो ये आया है 2012 का जो पेपर था, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। इसमें कुछ प्रश्न नए आप लोगों को मिले होंगे और कुछ प्रश्न हमारे पुराने थे, उनको भी हमने समझने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ट्वेल्थ अकाउंटेंसी से रिलेटेड, आपके टोटल कोर्स से रिलेटेड यदि कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। के लिए नमस्कार।